हेलो बच्चों। पहले अपने पहले वीडियो में मैंने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था और उसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था और फर्स्ट स्ट्रक्चर टेस्टिस ये हमने स्टार्ट किया था और उसके बारे में तमाम बातें हुई थी और हमने आपको ये कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में अपने आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर एक इंटरनल स्ट्रक्चर का डायग्राम हमने दिया है। इस तरह का डायग्राम कोई आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट इससे आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मैं समझाने की आपको कोशिश करूँगा कि अब आज के बाद आपको इंटरनल स्ट्रक्चर दोबारा समझने में कभी कोई दिक्कत ना आए या पढ़ना ना पड़े। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब हम टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर में जा रहे हैं तो यहाँ आपको 3 लेयर दिखाई पड़ रही हैं। 3 layers are present in the internal structure of testis। और यहाँ पर आप देखिए बाहर वाली लेयर ये ट्यूनिका वेजाइनलिस, ये बाहर वाली लेयर, बीच वाली लेयर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इसी को आप ट्यूनिका फाइब्रोसा भी कहते हैं, और सबसे अंदर वाली लेयर ट्यूनिका वेस्कुलोसा। वेस्कुलोसा का मतलब ये होता है जहाँ ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा एनरिच्ड हैं, यानी बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल है, यानी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो ये पहला पॉइंट है कि 3 layers आर प्रेजेंट इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। 3 layers आर सीन इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। आउटर ट्यूनिका वेजाइनलिस, मिडिल ट्यूनिका एल्बुजिनिया या ट्यूनिका फाइब्रोसा एंड इनर मोस्ट ट्यूनिका वेस्कुलोसा। यहाँ जो जानने वाली बात यह है कि ये बाहर से अंदर या अंदर के बाहर के क्रम में ये तीनों लेयर जाने, ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि द ओनली कंप्लीट लेयर इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो बाकी दोनों लेयर जो आउटर और इनर है वो इनकम्प्लीट है। द ओनली कंप्लीट लेयर इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया या ट्यूनिका फाइब्रोसा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आप देखें, हर टेस्टिस के अंदर करीब 250 लोब्यूल होते हैं। 250 कंपार्टमेंट होते हैं, उनको पहले कंपार्टमेंट बोलना चाहिए। ईच टेस्टिस कंटेन अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स। ये आपको ये कंपार्टमेंट मैंने एक ही साइड से बनाया, आप इधर भी बनाएंगे, सेम वही होता है डिजाइन कि आपको कंपार्टमेंट इस तरह से इस तरह से इस तरह से ऐसे ऐसे ये कंपार्टमेंट है और बीच में रीटी टेस्टिस आएगा। तो इस डायग्राम की आपको बेसिकली जरूरत नहीं है, आप जाने कि हाँ वो कंपार्टमेंट दोनों तरफ से है। तो हर टेस्टिस में करीब 250 कंपार्टमेंट होते हैं, 250 कंपार्टमेंट्स। ईच टेस्टिस कंटेन अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स और इन कंपार्टमेंट्स को कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो ये सेकंड पॉइंट। पहले पॉइंट में आपने देखा कि टेस्टिस में कितनी लेयर पाई जाती हैं। सेकंड पॉइंट में आपने देखा द ओनली कंप्लीट लेयर इज मिडिल लेयर यानी ट्यूनिका एल्बुजिनिया, उसी को आप ट्यूनिका फाइब्रोसा कहते हैं। और थर्ड पॉइंट में आपने देखा कि हर टेस्टिस के अंदर करीब 250 कंपार्टमेंट होते हैं और इन कंपार्टमेंट को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अगला पॉइंट, चौथे पॉइंट में देखें, हर लोब्यूल के अंदर, ये देखिए हर लोब्यूल के अंदर 1 से 3, यहाँ ये आप ध्यान रखें, मैंने कई बार पिछले अपने लेक्चर में भी आपको रिमाइंड कराया था और अभी भी मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी आप विजिट्स रखेंगे, जो भी डाटा रखेंगे वो एज पर एनसीईआरटी रखेंगे, उसके बाहर आप नहीं जाएंगे। हाँ, अगर वहाँ कहीं कोई कुछ करेक्शन की बात है तो हम आपको बताते रहेंगे। तो हर लोब्यूल के अंदर 1 से 3, कितना 1 2 3, तो हर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती हैं। क्लियर। तो हर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के लिए यहाँ 2 पॉइंट आप और ध्यान में देंगे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो हैं दे आर हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूल
इनमें बहुत ज़्यादा कॉइलिंग होती है, तो ये हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल हैं। और दूसरी बात, दीज आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। तो मेरे ख्याल से इतने पॉइंट इंटरनल स्ट्रक्चर में बिल्कुल आपको क्लियर हो गए होंगे कि पहला पॉइंट आपने देखा 3 लेयर हैं, तीनों लेयर बाहर से अंदर। सेकंड पॉइंट आपने देखा द ओनली कंप्लीट लेयर, यानी कौन कंप्लीट है कौन इनकम्प्लीट है, द ओनली कंप्लीट लेयर इज मिडिल लेयर। थर्ड पॉइंट आपने देखा कि हर टेस्टिस के अंदर करीब 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिनको आप कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। और अगला पॉइंट आपने देखा कि हर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती हैं। और इनके लिए 2 सवाल कि दीज आर हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स एंड दीज आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। अब इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करें। ये पॉइंट मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट में अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, मान लिया हम एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या एक 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाते हैं, तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इनकी लाइनिंग में कौन सा टिश्यू मिलता है, ये अगला क्वेश्चन है। तो जब आप क्लास 11th में आपने टिश्यू पढ़ा है तो आपने पढ़ा है कि 4 तरह के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। और जब आपने एपिथेलियल पढ़ा तो आपने वहां पर यह भी पढ़ा कि एपिथेलियल टिश्यू मेनली 2 तरह के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। और सिंपल में आपने पढ़ा कि सिंपल एपिथेलियम मेनली 3 तरह का होता है, स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। तो अगर आपको जरा सा भी ख्याल हो तो आपने पढ़ा होगा कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ मिलता है, डक्ट ऑफ ग्लैंड, टेस्टिस, ओवरी, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन का जो ट्यूब लाइक पार्ट है वो यहाँ आप, ये बातें वहां आपके एनसीईआरटी में लिखी हैं। तो यहाँ कौन सा टिश्यू निकल के आ रहा है, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं इनकी लाइनिंग में जो टिश्यू होता है दैट इज क्यूबॉइडल टिश्यू। और अच्छा आप लिखना चाहें क्योंकि यहाँ जर्म सेल बनती हैं, यानी स्पर्म यहाँ बनते हैं, इसलिए इसको आप कहते हैं क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम। तो ये आपका अगला क्वेश्चन है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर लाइंड बाय क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम। क्यों बोल रहे हैं हम जर्मिनल एपिथेलियम? क्योंकि यहाँ जर्म सेल प्रोड्यूस होते हैं। कभी कभी क्यूबॉइडल नहीं लिखा रहता है, आपसे क्वेश्चन में सीधा पूछा जाता है भाई जर्मिनल एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है, तो ये दोनों बातें एक हैं, लेकिन वो जर्मिनल एपिथेलियम एग्जैक्ट है क्या, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर लाइंड बाय क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम। और फिर हम नेक्स्ट पॉइंट दे रहे हैं, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है हमने 2 ही बनाए। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपस में सेपरेट होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपस में सेपरेट होते हैं इंटरस्टिशियल टिश्यू से। कौन सा टिश्यू? इंटरस्टिशियल टिश्यू। ये आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई ये कौन सा नया टिश्यू आ गया, ये तो कभी हमने टिश्यू वाले टॉपिक में पढ़ा ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं, ये कोई बहुत अजूबा नाम नहीं है। इंटरस्टिशियम का मतलब है जो 2 के बीच में हो, जो 2 को सेपरेट कर रहा हो, 2 को जोड़ रहा हो, यह है कनेक्टिव टिश्यू। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपस में सेपरेट होते हैं इंटरस्टिशियल टिश्यू से, और इन इंटरस्टिशियल टिश्यू के बीच में एंडोक्राइन सेल, कौन सा? ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन सेल। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन तो आपने पढ़ा होगा, तो ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन सेल्स पाई जाती हैं। एंडोक्राइन सेल्स के ग्रुप पाए जाते हैं जिनको आप कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल। एनसीईआरटी में नाम नहीं है, एनसीईआरटी में इसी को लीडिंग सेल नाम दिया गया है, क्योंकि लीडिंग ने इनको खोजा था, लीडिंग ने इनको पाया था, इसलिए लीडिंग सेल यहां नाम दिया गया। बट सही बात आपको जाननी कि लीडिंग सेल ना लिखा हो तो कौन सी सेल लिखी होगी? इंटरस्टिशियल सेल। तो दिस पॉइंट
ये आपको मैं उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर लाइन्ड बाय क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सेपरेट हैं आपस में इंटरस्टिशियल टिश्यू से, और इन टिश्यू के बीच बीच में एंडोक्राइन सेल्स के कुछ ग्रुप पाए जाते हैं जिनको इंटरस्टिशियल सेल या लीडिक सेल कहते हैं। और अब आगे इनका काम, लीडिक सेल मेल सेक्स हार्मोन को बनाती भी हैं और सिक्रेट भी करती हैं, यानी लीडिक सेल सिंथेसाइजेज एंड सिक्रीट्स मेल सेक्स हार्मोन। और मेल सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं कलेक्टिवली? एंड्रोजन। क्या कहते हैं? एंड्रोजन। और जो चीफ एंड्रोजन है उसको बोला जाता है टेस्टोस्टेरॉन। तो एंड्रोजन लिखा हुआ हो या टेस्टोस्टेरॉन लिखा हुआ हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा अच्छा शब्द आपके लिए होगा एंड्रोजन। ये नहीं है तब ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन। तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटरस्टिशियल सेल यानी लीडिक सेल सिंथेसाइजेज एंड सिक्रीट्स द मेल सेक्स हार्मोन्स, और मेल सेक्स हार्मोन को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? एंड्रोजन। दे सिंथेसाइजेज एंड सिक्रीट्स मेल सेक्स हार्मोन एंड दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एंड्रोजेंस, या उन्हीं को आप क्या कहेंगे? टेस्टोस्टेरॉन। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब आप देखें, ये अभी अभी जो हमने आपको बताया कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर लाइन्ड बाय जर्मिनल एपिथेलियम। ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है, जो क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम है, कौन सा? क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम। तो क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम में दो तरह की सेल पाई जाती हैं। तो क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैज टू काइंड ऑफ सेल। इसमें दो तरह की सेल पाई जाती हैं। पहला है न्यूमरस स्मॉलर सेल, यानी बहुत ज्यादा इनका नंबर होता है। न्यूमरस स्मॉलर सेल जिनको आप जर्म सेल, जर्मिनल एपिथेलियम में जर्म सेल ही बनेगी, तो इनको आप जर्म सेल, या एनसीईआरटी ने इसी को लिखा है स्पर्मेटोगोनिया। सिंगुलर में आप कहेंगे तो स्पर्मेटोगोनियम कहेंगे। Cuboidal germinal epithelium of seminiferous tubule has two type of cell, two kind of cell, numerous smaller cell called germ cell या spermatogonia, और दूसरी वाली जो है वो बड़ी होती हैं, लार्जर, नंबर उनका कम है, और उनका शेप भी आप ध्यान रहे, पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन में, कॉलमनर शेप। कौन सा शेप? कॉलमनर। क्यूबॉइडल कॉलमनर आपने पढ़ा है, कॉलमनर सिलेंडर लाइक, दैट इज सिलेंडर लाइक। तो कॉलमनर शेप अगर है तो कौन सा शेप है आपको टिश्यू में से इसका भी आपको आइडिया होगा, और नहीं होगा तो मैं बता रहा हूं आपको। तो न्यूमरस स्मॉलर सेल्स कॉल्ड जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया, एंड फ्यू लार्जर कॉलमनर शेप सपोर्टिंग सेल। कौन सी सेल? सपोर्टिंग सेल। तो ये बड़ी है, संख्या में कम है, कॉलमनर शेप है। कॉलमनर शेप आपको ध्यान रहे, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फिर ये भी ध्यान रहे सपोर्टिंग सेल, और इन सपोर्टिंग सेल को क्या कहते हैं? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल। इन सपोर्टिंग सेल को क्या कहते हैं? सर्टोली सेल। आप किताब में खोल करके डायग्राम देखें, सारे डायग्राम बनाने पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप वहां देखेंगे तो सर्टोली सेल के ऊपर, सर्टोली सेल के ऊपर तमाम स्पर्मेटोगोनिया, तमाम जो है स्पर्म का जो हेड होता है, स्पर्मेटो उसका एम्बेडेड होता है, जो आगे हम आपको स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको बताएंगे, स्पर्मिएशन में बताएंगे, अभी वो पॉइंट नहीं है। अभी सिर्फ इतना, फ्यू लार्जर कॉलमनर शेप सपोर्टिंग सेल, इन्हीं को कहते हैं सर्टोली सेल। सर्टोली सेल। और ये बढ़ते हुए, इनका काम क्या है? ये बढ़ते हुए स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। बढ़ते हुए स्पर्म को ये खाना पीना प्रोवाइड करती हैं, तो इसीलिए इनको नर्व सेल भी कहते हैं, नर्व सेल भी कहते हैं, या एक और नाम भी इनका है सस्टेंटाकुलर सेल। सस्टेंटाकुलर सेल।
तो इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, और एक बार हम फिर आपको इसको फिर से हम आपको ध्यान में डालना चाहेंगे। हर पॉइंट बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए कि जब हम टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें आपको 3 लेयर दिखाई पड़ती हैं, तीनों लेयर आपने देखा। और सेकंड क्वेश्चन में आपने देखा द ओनली कंप्लीट लेयर। थर्ड में आपने देखा कि हर टेस्टिस के अंदर करीब 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिनको टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। अगले पॉइंट में आपने देखा, नेक्स्ट पॉइंट में, कि हर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के लिए आपने देखा कि दे आर हाईली क्वालिटेबल एंड दे आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। नेक्स्ट पॉइंट आपने देखा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम, लेकिन एग्जैक्ट बात आप कहेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यों आप क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम बोले या खाली जर्मिनल एपिथेलियम बोले, आप बात को समझना है, क्योंकि यहाँ जर्म सेल प्रोड्यूस होती हैं, इसलिए जर्मिनल। सही क्या बोलेंगे, क्यूबॉइडल जर्मिनल या खाली जर्मिनल बोले या क्यूबॉइडल बोले, बात समझने की है और कुछ नहीं। फिर आपने देखा कि जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं ये सेपरेट होती हैं इंटरस्टिशियल टिश्यू से, और इन टिश्यू के बीच बीच में ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन सेल्स पाए जाते हैं जिनको आप इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल कहते हैं। और लीडिंग सेल सिंथेसाइजेज एंड सिक्रीट मेल सेक्स हार्मोन द एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। और अभी हमने आपको नेक्स्ट पॉइंट की जो क्यूबॉइडल जो जर्मिनल एपिथेलियम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, उसमें 2 तरह की सेल पाई जाती हैं, न्यूमरस स्मॉलर सेल कॉल्ड जर्म सेल एंड स्पर्मेटोगोनिया एंड फ्यू लार्जर कॉलमनर शेप्ड सपोर्टिंग सेल जिनको सर्टोली सेल कहते हैं। क्योंकि ये बढ़ते हुए स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, इसलिए इनको नर्व सेल भी कहते हैं और इनको सस्टेंटाकुलर सेल भी कहते हैं। ये भी नाम आप जाने, एनसीईआरटी में सस्टेंटाकुलर नाम नहीं है, बट आप इसको जाने, कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। अब यहाँ का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आप देखिए, हालांकि इसमें और भी ज्यादा है, बट अभी आप ज्यादातर फोकस एनसीईआरटी पर ही करें क्योंकि बहुत ज्यादा बाहरी सवाल नहीं है, और जहां जो बाहरी सवाल होंगे वो हम आपको समय समय बताते रहेंगे। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं ये आपस में यूनाइट होती जाती हैं और फिर आगे नेटवर्क ऑफ डक्ट्यूल्स बनाती हैं। आप देखिए बना हुआ है, नेटवर्क ऑफ डक्ट्यूल्स बनाती हैं और इन्हीं को कहते हैं रीटी टेस्टिस। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यूनाइट टू फॉर्म नेटवर्क ऑफ डक्ट्यूल्स और इनको कहते हैं रीटी टेस्टिस। और आप देखिए रीटी टेस्टिस खुलते हैं वासा एफरेंसिया में, इनका नंबर 10 से 15 होता है। तो रीटी टेस्टिस वास, अगला जो चैनल है, जो अगला पैसेज है वो खुलती, कहाँ खुल रहे हैं रीटी टेस्टिस, वासा एफरेंसिया में, इनका नंबर 10 से 15 है। और वासा एफरेंसिया खुल रहे हैं एपिडाइडमिस में। कहाँ लीड कर रहा है वासा एफरेंसिया, एपिडाइडमिस में। क्लियर? तो ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया कि द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यूनाइट टू फॉर्म नेटवर्क ऑफ डक्ट्यूल्स और इन नेटवर्क ऑफ डक्ट्यूल्स को कहते हैं रीटी टेस्टिस। रीटी टेस्टिस ओपन इनटू वासा एफरेंसिया, वासा एफरेंसिया नंबर में 10 से 15, कहीं कहीं 20 भी लिखा हुआ है, इस पे आपको जाना नहीं, एक स्टैंडर्ड आप याद कर लें 10 से 15। और वासा एफरेंसिया फिर कहाँ खुलती हैं, एपिडाइडमिस में। अगले वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे, जब हम आगे एपिडाइडमिस और वास डिफरेंस आपको पढ़ाएंगे तो हम आपको चैनल भी पूरा स्पर्म का बताएंगे, कैसे कैसे चल रहा है, कहाँ बन रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा कि स्पर्म तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही बनते हैं, तो इतना चैनल भी आपको समझ में आ गया होगा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रीटी टेस्टिस में आ रहे हैं, रीटी टेस्टिस से वासा एफरेंसिया में आ रहे हैं, और वासा एफरेंसिया से आगे है एपिडाइडमिस। हम आपको ये भी बताएंगे कि पहले एपिडाइडमिस के कौन से पार्ट में। जब एपिडाइडमिस का लेक्चर हम आपको देंगे वीडियो, तो आपको वहां से स्टार्टिंग होगी कि वास्तव में ठीक है एपिडाइडमिस में जा रहे हैं, बट एपिडाइडमिस के कौन से पार्ट में जा रहे हैं ये नेक्स्ट में। और थोड़ा सा यहाँ पर नोट करके, हमने आपको बताया था कि फ्राग के लिए भी पॉइंट आप नोट करते रहेंगे, तो यहाँ पर एक पॉइंट हम जरूर बताएंगे कि फ्राग में सर्टोली सेल और लीडिंग सेल, फ्राग के केस में लीडिंग सेल और सर्टोली सेल नहीं पाए जाते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। लीडिंग सेल एंड सर्टोली सेल्स आर एब्सेंट इन फ्राग। वहां पर इस तरह की कोई बात नहीं, बीच बीच में फ्राग के और हम इससे रिलेटेड भी बातें आपसे करेंगे। तो
इंटरनल स्ट्रक्चर में इतना ही, और इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक एक पॉइंट ढंग से समझ में आया होगा। तो जैसा भी हो आप रिएक्शन देंगे, और इसके आगे के पार्ट्स जो हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। थैंक यू।